दोस्तों नमस्कार। हम आज बीपीएससी के एईडीओ का जो है 2026 जैन में जो होने वाला है पॉलिटी राजनीतिक विज्ञान को आज हम पूरे डिटेल से वन शॉट में करेंगे, जिसमें सारे आर्टिकल्स करेंगे। सभी संविधान सभा हो गया, समितियां हो गई, साथ में हम इसमें पीएम करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट करेंगे, सभी स्टेट के लोकसभा राज्यसभा सीटों के बारे में देखेंगे। साथ में हम पूरे विस्तार तरीके से पढ़ेंगे। साथ में हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में भी देखेंगे, इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में देखेंगे। चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। और ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। जो भी बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी स्टूडेंट इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा ये। और अगर आप लोग का रिस्पॉन्स सही रहा तो मैं ज्योग्राफी और फिर हिस्ट्री वगैरह पे भी क्लासेस लाने का प्रयास करूँगा। आज हम पॉलिटी कवर करते हैं पूरे विस्तार तरीके से। ये वन शॉट वीडियो होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले समितियों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कुछ लिखा हुआ और आगे मैं कुछ लिख कर भी पढ़ाऊँगा। कुछ जो कि समितियाँ, जैसे संघ शक्ति समिति हो गई, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय समिति के अध्यक्ष हो गए जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों का सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथ में इसमें संबंध परामर्श समिति के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। प्रक्रिया विषयक नियमों से संबंधित समिति के राजेंद्र प्रसाद। साथ में राज्यों के समिति के जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि हमारे पहले भारतीय प्रेसिडेंट भी थे, राजेंद्र प्रसाद। साथ में तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति, इनके भी राजेंद्र प्रसाद ही थे। कार्य संचालन का के मुंशी। तो अब इसमें देख लीजिएगा कि कितना नाम है। जवाहरलाल नेहरू, 3-4 जगह जवाहरलाल नेहरू है, एक जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, एक भीमराव अम्बेडकर हो गया, जेबी कृपलानी, एच.सी. मुखर्जी और राजेंद्र प्रसाद, 2-3 जगह। तो मात्र इतना ही नाम है। आप इसे देख लीजिए और याद कर लीजिए। आपने प्रारूप समिति के बारे में सुना होगा। हम इसके कुल सभी 7 सदस्य थे जिनके बारे में चर्चा करते हैं, जिसका मेन अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। यही इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है इंग्लिश में, जिसे प्रारूप समिति का बोला जाता है। दूसरे मेंबर एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। साथ में डॉक्टर के मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। साथ में एन माधवराव, जिन्होंने बी.एल. मित्तल को रिप्लेस किया था, मतलब कि उनके स्थान पे आए थे। टी.टी. कृष्णमाचारी, जो कि डी.पी. खेतान के मृत्यु के बाद उनकी जगह पे आए थे। तो ये 7 हमारे अम्बेडकर, अयंगर, अय्यर, मुंशी, सादुल्ला, एम माधवराव, एक कृष्णमाचारी, एक डी.पी. खेतान की जगह पे जो आए थे। ये 7 है हमारे। आगे देखते हैं कि क्या है। कुछ इम्पोर्टेंट तिथियों के ऊपर हम देख लेते हैं, जो कि संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। महत्वपूर्ण तिथि जो है, जो कि पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया। अस्थायी सदस्य के रूप में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उप अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार के रूप में सर बी.एन. राव। ये भीमराव अम्बेडकर अलग और बी.एन. राव अलग थे। साथ में संविधान निर्माण में लगा समय 2 साल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। इसमें लगातार 114 मतलब लगातार नहीं, 114 दिनों तक बहस हुआ है। कुल अगर खर्च की बात करें तो 63,96,729 रुपये का खर्च आया है। कुल वाचन 3 बार हुआ है। वाचन का मतलब होता है कितनी बार सभाएं बैठी, जिसमें कि जैसे पहला हो गया 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक बैठे। दूसरा वही 15 नवंबर से 27 अक्टूबर तक 1949। और तीसरा 14 नवंबर से 26 नवंबर तक। यही इसी को बोला जाता है, मतलब कि वाचन। आगे हम देखते हैं कि संविधान को अपनाया गया
वहीं संविधान अपनाने की बात करें तो ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और संविधान लागू हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को। आगे हम देखते हैं कि कुछ मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि अंतरिम सरकार में बना था। ये 1952 का जो पहला चुनाव हुआ था उससे पहले जो बना हुआ था, उसमें कुछ जैसा कि जवाहरलाल नेहरू जो कि विदेश मंत्री एवं राष्ट्रमंडल के से संबंधित मामले देख रहे थे, वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा साथ में गृह मंत्री भी देख रहे थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री, आसिफ अली रेल मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री देख रहे थे, डॉक्टर C.H. भाभा कार्य एवं खनन एवं शक्ति मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, I चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री थे, अब्दुल रब नस्तर संचार और डाक एवं वायु मंत्री थे, साथ में गजनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री। आगे संविधान कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया उसके बारे में देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इससे क्वेश्चन आ ही जाता है, मतलब कि तो आप इस चीज़ को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। भारत का 70 से 80% तो संविधान भारत का 1935 एक्ट से लिया गया और बाकी कहाँ कहाँ से लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई, एकल नागरिकता ली गई, द्विशासन सदनीय प्रणाली ली गई एवं विधि का शासन लिया गया। वहीं अमेरिका की बात करें तो मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पद पर महाभियोग चलाना, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। महाभियोग वगैरह क्या होता है, साथ में हम एकल नागरिकता क्या होता है, इन सबको आगे हम देखेंगे। न्यायपालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ऊपर जो जज होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया या फिर हटाने का सारा चीज़ ही है अमेरिका से लिया गया। कनाडा से बात करें तो केंद्र जो राज्य में राज्यपाल नियुक्त करता है वो लिया गया, साथ में संघात्मक व्यवस्था यानी कि संघ मजबूत हो वो लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित होनी चाहिए, मतलब कि वही दिया गया यहाँ पे, केंद्र मजबूत होने चाहिए राज्य के कंपैरिजन में। आयरलैंड से बात करें तो नीति निर्देशक तत्व जिसे DPSP भी बोला जाता है, साथ में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति मतलब प्रक्रिया लिया गया, साथ में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सभी सदस्यों के बारे में बताया गया। और ऑस्ट्रेलिया से संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक, पहले संयुक्त बैठक अलाउ नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से बाद में संयुक्त बैठक लिया गया, जिसमें कि कोई ऐसा मुद्दा होता है जिसमें कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर आपस में कार्य करें, उसे संयुक्त बैठक बोलते हैं। साथ में उद्देशिका भाषा ली गई, संवर्ती सूची की ली गई है। व्यापार और वाणिज्य मतलब व्यापार करने की आज़ादी हो वो लिया गया। जर्मनी की बात करें तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का आपातकाल के दौरान स्थगन हो जाएगा आपका, अगर कुछ वैसा मूल अधिकार होगा। सोवियत संघ से बात करें तो जो कि USSR थे उस टाइम के, मूल कर्तव्य पहले नहीं था, ये 42 अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया। मूल कर्तव्य तथा न्याय जिसमें कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लिया गया है। वहीं आगे हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई, जो कि 368 आर्टिकल के अंदर होता है। आगे हम इस चीज़ को भी देखेंगे। राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन के मतलब ये सब सारा चीज़ लिया गया। साथ में जापान से बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कि जो कानून बन गया है उसी के साथ चलना चाहिए। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है। आगे हम संविधान के कुछ भाग के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि संविधान में 22 भाग है। एक एक करके इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि भाग 1 में क्या है। इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है, जैसे कि अगर ये भारत है तो उसके बारे में सारा डिटेल्स दिया गया है। वो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में। सेकेंड में नागरिकता है 5 से 11, इन सभी को आगे चल कर हम डिस्कस करेंगे। तीसरा मूल अधिकार हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे DPSP बोला जाता है। मूल कर्तव्य जो कि 51 के कामे है, जो कि यहाँ पे जैसे हमने देखा था सोवियत संघ से लिया गया है मूल कर्तव्य। भाग 5 में संघ के बारे में दी गई है, जिसके अंदर की कार्यपालिका के बारे में दिया गया है, जैसे PM वगैरह ये सब सारे उनके मिनिस्टर जो होते हैं PMO वगैरह वो सारा चीज़ें। अध्याय 2 में संसद दिया गया है। भाग 5 में 5 अध्याय है। एक कार्यपालिका हो गया, संसद हो गया, राष्ट्रपति के विधायी अधिकार हो गए, संघीय न्यायपालिका हो गया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे CAG की बोला जाता है।
भाग 6 की बात करें तो जिसमें राज्य के बारे में दी गई है, जैसे राज्य उसमें उसका सामान्य उसके जानकारी के बारे में दिया गया है। कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, राज्य के विधायी अधिकार, राज्य के उच्च न्यायालय जैसे हाई कोर्ट बोलते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, इसके अंदर कौन कौन सा न्यायालय आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। वहीं भाग 7 की बात करें तो प्रथम अनुसूची के भाग 7 में को निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 की बात करें तो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। भाग 9 में पंचायत, 9 के काम में नगर पालिका, 9 के खा में सहकारी समिति के बारे में। भाग 10 के बारे में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंधों के ऊपर बताया गया है। 11 में 2 अध्याय जो कि एक विधायी संबंधी है, एक प्रशासनिक संबंधी है। 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद सबके बारे में चर्चा किया गया, जिसके अंदर 2 है, एक वित्त हो गया, एक उधार हो गया। उधार इन द सेंस आप किस किस कहाँ से उधार आपके पास आता है वो सारा चीज़ हो गया इसमें। तीसरे अध्याय में संपत्ति हो गया, संविदाएँ हो गया, अधिकार हो गया, देयताएँ हो गया, कहाँ कहाँ से लेते हैं, मतलब वही सारा चीज़ है। संपत्ति का अधिकार हो गया। भाग 13 की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र एवं उसके भीतर व्यापार के एवं वाणिज्य के वो सारा चीज़ इसमें दिया गया है। 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएँ, 15 हो गए इसके अंदर सेवाएँ हो गया। लोक सेवा आयोग 14 का अधिकरण हो गया, 15 के निर्वाचन में। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 17 में राजभाषा जिसमें कि संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषा सभी को डिस्कस किया गया है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि के बारे में विशेष निर्देश दिया गया है। 18 की बात करें तो आपात उपबंध। 19 प्राकीर्ण के बारे में दिया गया है और 20 में संविधान के संशोधन के बारे में दिया गया जो कि आर्टिकल 368 के साथ, जो कि ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अस्थायी संक्रमण और विशेष उपबंध, साथ में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी सारा चीज़। तो इसमें 22 भाग है, ये आप याद रखिएगा कि 22 भाग है। इसमें मेन इम्पोर्टेंट जो है वो एक तरीके से स्टार्टिंग के यही 4-5 जो भी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको हम विस्तार से आगे डिस्कस करेंगे। आगे हम भारत के संविधान से कुछ अनुच्छेद के बारे में चर्चा करते हैं और जो नहीं है मतलब इसमें दिया रहेगा उसको भी हम देखेंगे यहाँ पे जो जैसे नहीं लिखा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अनुच्छेद 1 की बात करें तो जिसमें संघ और उसके नाम अपन उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया, जैसे कि ये हमारा भारत हो गया। भारत के सभी मतलब की डिटेल्स के बारे में एक तरीके से आप बात कर सकते हो, तो इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 2 की बात करें तो जिसमें नए राज्य के प्रवेश या स्थापना की बात की गई है। अगर कोई नया राज्य बनाया जाएगा तो उसके लिए अनुच्छेद 2 में दिया गया है, जो कि संविधान संशोधन से किया जाएगा। और साथ में कोई अन्य राज्य को, जैसे कि दूसरे राष्ट्र को अगर भारत में शामिल करना है, वो अनुच्छेद 2 के माध्यम से किया जाएगा। साथ में अनुच्छेद 3 की बात करें तो नए राज्यों का निर्माण में वर्तमान राज्य की सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ये नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि जैसे कि आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 9 ये बात करता है कि अगर आप किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ले लेते हैं तो आपका भारत का जो नागरिकता है वो ख़त्म हो जाएगा। आर्टिकल 10 बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप का बात करता है। साथ में 11 की बात करें तो मतलब संसद के पास है सिटीजनशिप के मतलब की नागरिकता के प्रति कानून बनाने का अधिकार। आगे अनुच्छेद 14 की बात करें तो जहाँ पे विधि के समक्ष समान अधिकार है, सभी के पास एक समान अधिकार है, वो आर्टिकल 14 बोलता है। थोड़े से मौलिक मतलब कि सिटीजनशिप क्या क्या प्रक्रिया है लेने का, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जिसमें कि आपका अगर बर्थ अगर आपका यहाँ हो रहा है या फिर यहाँ आपको 7 साल रहना होगा, 12 साल रहना होगा, जिसमें कि आपको 7 साल लगातार रहना है। साथ में अगर आप बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से आए हुए हैं तो फिर आपको मिल सकता है। अगर आप किसी दूसरे देश का लेंगे तो आपको इंडिया का नागरिकता ख़त्म हो जाएगा। ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 का है। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप 7 साल यहाँ रहकर उसके माध्यम से आप ले सकते हैं
साथ में अगर आप भारत का नहीं हैं तो आप लगातार 12 साल रहिए तो आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। और CAA 2019 के आने के बाद 6 धर्म को हटाकर, जैसे मुस्लिम को हटाकर, बांग्लादेश पाकिस्तान से 5 सभी यहाँ जो आए हुए हैं 5 साल रहे और उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। आगे हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, जिसमें कि फंडामेंटल राइट के बारे में वहीं हाँ, ये सिटीजनशिप हमने बात किया था जो कि UK से लिया गया है, जो कि एकल नागरिकता है हमारे भारत में। और वहीं USA की बात करें तो उसमें दोहरी नागरिकता है। एक तो USA का है और दूसरा वहाँ के राज्य के जैसे अंदर में उसका भी नागरिकता है। वहीं फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो जिसमें कि ये USA से लिया गया, साथ में UK का मैग्ना कार्टा जो इसे बोलते हैं। मैग्ना कार्टा इसे ही बोला जाता है, आपने सुना होगा कि हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा मैग्ना कार्टा वो इसे ही बोला जाता है। अनुच्छेद आर्टिकल 12 की बात करें तो स्टेट का डिफिनेशन है उसमें। 13 की बात करें तो लॉ इन कॉन्स्टिट्यूशन विथ फंडामेंटल राइट्स, नल एंड वाइड हो सकता है जुडिशरी के माध्यम। हमारे यहाँ 7 मौलिक अधिकार हैं। जो कि अभी फ़िलहाल 6 है। एक को संपत्ति का अधिकार जो था उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो 14 से 18 के बीच में है इक्वालिटी के बारे में, और 19 से 22 के बीच में है फ्रीडम के बारे में, और वहीं हम 23 से 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि अगर आपके साथ ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती हो रहा है तो उसके है, और 24 हो गया। और 25 से 28 के बीच में आज़ादी है, जिससे एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि धार्मिक आज़ादी। वहीं 29 और 30 की बात करें तो जिसमें कि एजुकेशन राइट यानी कि शिक्षा का अधिकार है। आप प्राइवेट कहीं खोल सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, वो सारा चीज़। आगे हम 32 की बात करें तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोला जाता है। इसे ही भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान का आत्मा का नाम दिया, संविधान का आत्मा। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सभी को। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता है। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 जो कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 का 2 अपवाद हैं। हम अपवादों के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि 2 अपवाद क्या है, जिसमें कि पहला अपवाद है दुकान हो गया, होटल हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, पब्लिक प्लेस हो गया, इन सभी के ऊपर वुमेन मतलब कि महिला और बच्चे के बेसिस पे कहीं कहीं किया जा सकता है। ये इसके अपवाद है आर्टिकल 15 के। तो आप समझ गए हो कि इन सब पे के माध्यम से किया जा सकता है भेदभाव 15 के और 15 के बी में। इस 14 का मतलब तो आप समझ ही गए हो कि जो कि इसमें अंबानी हो या फिर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो या फिर कोई भी, उसके सभी के लिए एक समान कानून है। आर्टिकल 14 बात करता है। आर्टिकल 16 के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता दी जाएगी। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्स में देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। इसके अंतर्गत इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। कोई भी इसके साथ मतलब कि दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा रेसिडेंस आदि के बेस पे, बैकवर्ड क्लासेस, इन सभी के ऊपर इसमें बात किया गया है। आर्टिकल 17 की बात करें तो जिसमें कि अस्पृश्यता को बंद किया गया है, जो कि छुआछूत। 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, जिसमें कि जैसे कि लॉर्ड की उपाधि, इन सभी को 18 में उपाधियों का
साथ में अगर 19 की बात करें तो जिसमें कि वाक स्वतंत्रता अधिकार दिया गया है। 19 में कुछ है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। 19 के अंदर पहले 7 प्रकार का अधिकार था, फिलहाल 6 है, जिसमें कि संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया है, और जिसमें कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई। दूसरे में सम्मेलन एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता है। सामूहिक व संगठन सहकारी संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। समूचे भारतीय में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। आप कहीं भी निवास कर सकते हो, इसकी स्वतंत्रता है। वही 6ठे नंबर पे जो था एफ में संपत्ति का अधिकार, उसे ख़त्म कर दिया। साथ में आजीविका, व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य, इन सभी का स्वतंत्रता है। अगर हम आर्टिकल 20 की बात करें तो अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अंतर्गत है कि वह विधि लागू नहीं होगा, जैसे जो कोई पहले विधि लागू है, अगर उसके बाद कोई क्राइम कर दिया गया है तो वो विधि उस पर लागू नहीं होगा, उसके बाद वही विधि लागू होगा। उसके बाद नया विधि बन गया है तो उसके ऊपर लागू नहीं होगा। साथ में एक अपराध के लिए एक सज़ा दिया जाएगा, और स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दी जा सकती, जैसे कि पुलिस स्टेशन में मारपीट कर वो गवाही ले लेते हैं, वो उसका मान्य नहीं है। अगर अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें कि आप अपना जीवन को खुद से भी नष्ट नहीं कर सकते या फिर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 21 के का की बात करें तो 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य दिया गया है। अनुच्छेद 22 की बात करें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है, जिसमें कि आपको बताना पड़ेगा कि क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, कोई लीगल, और इसे 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाएगा। खैर इसका कोई एक्सेप्शन है, वो आगे हम कभी और डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल के लिए ये बता कर लेते हैं। आगे आर्टिकल 23 की बात करें तो मानव दुर्व्यवहार एवं बालात श्रम का प्रतिषेध है। जैसे आपका कोई व्यापार नहीं कर सकता है, देह व्यापार नहीं कर सकता है, आपको ज़बरदस्ती कोई उठाकर कहीं ले जाकर बेच नहीं सकता है। कठिन कामों में ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जहाँ पे बच्चों को ज़बरदस्ती लगाया जाएगा भीख वगैरह मांगने के लिए, या फिर कोई भी ऐसा कार्य जहाँ पे नहीं किया जाएगा ज़बरदस्ती। अनुच्छेद 24 की बात करें तो कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। जैसे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे या 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कठिन काम नहीं करेंगे, जिसमें कि लोहा लकड़ जैसा कार्य हो गया। आर्टिकल 25 की बात करें तो अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण की स्वतंत्रता है आपके पास। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को पालन कर सकते हैं, वो आर्टिकल 25 बोलता है। आर्टिकल 26 की बात करें तो धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध की स्वतंत्रता। आप अपने धार्मिक कार्य कोई भी कार्य कर सकते हैं, आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, कुछ भी करिए, उससे कोई मतलब नहीं है, आर्टिकल 26 बताता है। और 28 की बात करें तो धर्म के नाम पे टैक्स नहीं लिया जाएगा। 27 में धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। और 28 की बात करें तो जो भी धार्मिक ऐसा कार्य हो रहा होगा उसके ऊपर सरकार कोई अपना मतलब नियम कानून उसके ऊपर नहीं थोपेगी, वो 28 में दिया गया है, उसका अपना नियम होगा। आर्टिकल 19 की बात करें तो जिसमें कि अल्पसंख्यक के वर्ग के हितों का संरक्षण किया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग जो भी हैं उसके हित के बारे में, जिसमें कि आप अपने भाषा हो गया, आप अपना कल्चर की बात करें, आप अपना जो भी आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका आप संरक्षण दे सकते हैं। आर्टिकल 30-31 उतना भी काम का नहीं है। 30 के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं फिर भी। 30 में माइनॉरिटी के जो भी अल्पसंख्यक है उसके एजुकेशन के बारे में दिया गया है। और 32 की बात करें तो संवैधानिक अधिकार, उपचारों का अधिकार दिया गया है, रेमेडीज जिसको बोलते हैं। पहले मैं 31 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें संपत्ति का अधिकार जो कि दिया गया है, जो कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून या नियम के अनुसार ही उसके ऊपर किया जाएगा 31 वाले में। 32 वाले में संवैधानिक उपचार, रेमेडीज़, ये यूके से लिया गया है, ब्रिटेन से, जिसमें कि 5 प्रकार का है। मैं बोल देता हूँ, अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा। जिसमें कि पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण हो गया, एक अधिकार परीक्षा हो गया, कोबैरेंटो, और हैबियस कार्पस हो गया, मैंडेमस हो गया, प्रोविहेशन हो गया, ये सारा चीज़ हो गया। आगे हम आर्टिकल 33 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं
कि इसमें आर्म फोर्सेस के बारे में दिया गया है 32 आर्टिकल में। 33 के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, कि जिसमें कि मौलिक अधिकारों को लागू कराने में संसद के पास शक्ति है। आर्टिकल 34 में सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान। आर्टिकल 35 की बात करें तो मौलिक अधिकार लागू करने से संबंधित प्रावधान हो गया। आगे हम भाग 4 के बारे में चर्चा करते हैं। जो कि आर्टिकल 32 से 35 के बीच में है। 36 की बात करें तो राज्य की परिभाषा दी गई है उसमें। 37 की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग नहीं होगा, मतलब कि ये न्यायालय द्वारा मनवाया नहीं जाएगा ज़बरदस्ती, ये ऐसा है। 38 की बात करें तो राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। 38 हो गया। 39 की बात करें तो समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान दिया गया, समान वेतन। 37 हो गया, बात योग नहीं। 38 की बात करें तो कल्याण का कार्य राज्य करेगा। 40 की बात करें तो ग्राम पंचायतों के बारे में का गठन दिया गया है। 41 शायद है यहाँ पे। 41 की बात करें तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। और 42 की बात करें तो जिसमें कि न्याय संगत और मानव उचित दशाओं की प्रस्तुति के लिए सहायता का प्रावधान है। 43 में मजदूरी और कुटीर उद्योग प्रोत्साहन देने के लिए। 44 की बात करें तो समान नागरिक संहिता के बारे में, जिसे UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। 47 में पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक व्यवस्था, पोषण वगैरह की चर्चा की गई है। वहीं 48 की बात करें तो कृषि और पशुपालन के बारे में बात किया गया है। 48 की एक की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। और वन्य जीव, साथ में वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में बात किया गया है। आगे हम 49 की बात करें तो महत्वपूर्ण स्थानों का संरक्षण के बारे में बात किया गया है। 50 की बात करें तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का कार्य विभाजन दिया गया है। कार्यपालिका न्यायपालिका का एक दूसरे के प्रति, मतलब कि सबका अलग अलग है, एक दूसरे में एहसास में। 51 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान है, आप समझ रहे होंगे आप। आगे हम 51 के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है। 51 का में जो हमारा है वो मूल कर्तव्य है, मौलिक अधिकार नहीं। तो पहले मूल कर्तव्य जितने भी हैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये सभी हमारा मूल कर्तव्य है। ये 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में था। पहले 10 था, वर्तमान में 11 संविधान है। एक एक करके इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फास्ट थोड़ा। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज आंदोलन से प्रेरित करने वाले हृदय को संजोएं, अपने अंदर रखें और उसका पालन करें। संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। देश की रक्षा करें और आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव तैयार रहें। भारत के सभी लोगों में समरसता, सम्मान और भाईचारे जैसी भावना रखें। धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव ना करें। स्त्रियों का सम्मान करें और ऐसी प्रथा जो कि कुप्रथा है एक तरीके से, उसका आप त्याग करें। साथ में हमारी संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझें और उसका प्रशिक्षण करें, उसके बारे में पढ़ें, मतलब एक तरीके से। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें,
जिसमें झील, नदी, वन्य जीव, इन सभी चीज़ों का रक्षा करें आप। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन के आधारों को विकास करें अपने अंदर। सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षित करें, जिसमें रेलवे हो गया, जो भी इस तरीके का हो गया इसका सुरक्षा दें आप। पार्क हो गया, लाल किला, जो भी सारा चीज़ें इसका सुरक्षा करें आप। साथ में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के साथ सभी क्षेत्रों में उत्कर्षता का प्रयास करें। साथ में राष्ट्र निरंतर आगे बढ़े उसका प्रयास करें, साथ में आप मदद भी करें। और यदि माता पिता आप हैं तो आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चे के आयु को शिक्षा दे, उसका पालन पोषण करें, ये सारा चीज़ करें। तो इसके अंदर इतना ही है, बाकी हम देखते हैं आगे राष्ट्रपति का चैप्टर होगा। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया है। 52 से लेकर 151 तक जो किया है वो सभी भाग 5 के पार्ट है। तो आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में। आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ। हम यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं, जो कि 52 में प्रेसिडेंट के बारे में दिया गया है। 53 में राष्ट्रपति के शक्ति का दिया गया है। 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में दिया गया है। 55 में उनका निर्वाचन प्रक्रिया कैसे होगा राष्ट्रपति का, वो दिया गया है। 56 में समय काल दिया गया है। 57 में एलिजिबिलिटी दी गई है, मतलब कि री इलेक्शन के बारे में। वहीं 58 की बात करें तो जिसमें कि एलिजिबिलिटी के बारे में दिया गया है, जो कि योग्यता क्या है, और इसमें पुनर्निर्वाचन के बारे में दिया गया है। 59 की बात करें तो जिसमें कि शर्तें दी गई हैं। 60 की बात करें तो शपथ दिया गया है। 61 की बात करें तो महाभियोग। तो इतना जो भी है ये प्रेसिडेंट के बारे में दिया गया है, राष्ट्रपति का उल्लेख है इसमें। अभी हम डिटेल्स थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ। शक्ति उनके पास क्या क्या शक्ति है, जैसे कि प्रधानमंत्री का शक्ति हो, नियुक्त करने का शक्ति है। CGI जो होता है उसको शक्ति है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। उसमें चुनाव की बात किया गया है कि जिसमें कहाँ पे होगा, कब होगा, क्यों, कैसे होगा, वो है। ये निर्वाचन प्रक्रिया जिसमें दी गई, जिसमें समय काल दिया गया है कि इनका समय काल क्या होगा। समय काल 5 साल होता है। साथ में री इलेक्शन की बात की गई है। इसमें योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, इसमें योग्यता है कि लोकसभा का सदस्य होने तक योग्यता है। शर्तें दी गई है। शपथ कौन दिलाता है, तो CGI दिलाता है शपथ। महाभियोग इसको बोलते हैं कि जैसे कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग संसद चला सकता है सिर्फ। आगे हम उप राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जो कि आर्टिकल 62 से शुरू है। तो इसमें 62 में है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट का स्थान खाली है, तो वाइस प्रेसिडेंट आकर उसकी जगह ले सकता है, जिससे कार्यभार संभाल सकता है वो। वहीं हम 53 की बात करें तो ये वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है। 64 की बात करें तो उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा, जिसे चेयरमैन बोला जाता है। 62 में कुछ और है। 62 में ये है कि अगर राष्ट्रपति पद का खाली है तो उसे भरने के लिए निर्वाचन का समय, आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया जाता है, जो कि अगला जो आएगा वो अगले 5 साल का आएगा, ना कि जो बचा हुआ है उसके कार्य के लिए आएगा। इसमें वो है। अगर वहीं हम 65 की बात करें तो 65 की बात करें तो अगर प्रेसिडेंट खाली है तो वाइस प्रेसिडेंट का कार्य वार संभालेगा। 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में दिया गया है। 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में दिया गया है। 68 में समय और स्थान, मतलब 69 में शपथ के बारे में दिया गया है, जो कि राष्ट्रपति दिलाता है शपथ। वहीं 70 की बात करें तो अगर राष्ट्रपति नहीं है, मतलब आकस्मिक स्थिति में, तो ये राष्ट्रपति का कार्य वाइस प्रेसिडेंट करेगा। साथ में अगर हम 71 की बात करें तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो भी इलेक्शन होगा
जो भी गड़बड़ी होगा उसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देख सकता है, बाकी कोई नहीं करेगा। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति दी गई है। ठीक इसी प्रकार से राज्य के अंदर गवर्नर के पास होता है। राष्ट्रपति सभी शक्ति को माफ़ कर सकता है। आगे हम 73 की बात करें तो जिसमें संघ और उसकी कार्यपालिका के बारे में चर्चा किया गया है। शायद होगा ऊपर, एक बार देख लेते हैं। जैसा कि हमने इसमें देखा था, जैसे 55 राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, 57 पुनर्निर्वाचन होगी, पात्रता हो गई, 58 में हो गया राष्ट्रपति की पद की योग्यता है, 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा जो लेता है वो है, 61 में राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग जो कि संसद में चलाया जाता है, 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, 70 में हो गया आकस्मिक में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा, 72 में हो गया क्षमा आदि और उसके कुछ मामले में दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। 73 में संघ और उसकी कार्यपालिका जिसे PMO बोला जाता है। 74 में राष्ट्रपति की सहायता की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। 75 के 1 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आ जाता है कि प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है या फिर क्या होता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है जो कि राष्ट्रपति करता है, और सभी मंत्रियों का नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। ऊपर हमने देख लिया, अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा। अगर दोनों पद खाली है तो भारत का जो CJI, मुख्य CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है, वो उस पद पे कार्यभार संभालेंगे, मतलब एक तरीके से। साथ में 76 भारत का महान्यायवादी, जो कि भारत का वकील जो होता है, अभी के वकील जो है वो वेंकट रमनी है, R वेंकट रमनी। और आगे हम देख लेते हैं कि 79 में संसद के गठन का प्रावधान है। 80 में राज्यसभा का संरचना के बारे में दिया गया है। 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में दिया गया है। 83 के 1 में राज्यसभा के एक स्थायी सदन है। ये जो है कि इसके जो भी सदस्य आते हैं वो 6 साल उसका कार्यकाल होता है, और ये एक अस्थायी सदस्य, ये हर साल 2 साल बाद अवकाश पे जाते रहते हैं, मतलब जो भी सदस्य अवकाश पे जाते हैं। और एक अस्थायी सदस्य, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। लोकसभा में हर 5 साल बाद चुनाव होता है, वो हर 5 साल बाद ख़त्म होता है। और अगर चुनाव नहीं, जितना जल्दी अगर गठबंधन, मतलब कि गठबंधन है का सरकार है, अगर वो टूट जाए तो फिर दोबारा होगा तो दोबारा बनेगा। इसका मतलब यही है अस्थायी सदन और अस्थायी सदन का। 84 में सदस्य की सदस्यता के लिए अर्हता क्या होगी, उसके मतलब कि संसद में जो सदस्य होंगे, जैसे लोकसभा में 25 साल हो गया, राज्यसभा में 30 साल हो गया, ये सारा चीज़ इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 85 की बात करें तो संसद के 17 वर्षान का विघटन के बारे में दिया गया है। सत्र की बात करें तो 3 सत्र चलता है, मानसून हो गया, विंटर हो गया और समर हो गया, 3 सत्र चलता है, 3 सत्र। अनुच्छेद 98 की बात करें तो संसद का सचिवालय के बारे में सारा चीज़ चर्चा किया गया। अनुच्छेद 101 के लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत, जैसे अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई संविधान में मतलब कि संशोधन हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो उसके लिए अगर कोई वोट टाई हो जाए, इधर भी जैसे अगर 5 लोग हैं और दोनों का वोट जो है वो 2 और 2 टाई हो गया है, तो वो लोकसभा अध्यक्ष के पास एक वोट होता है जो कि निर्णायक मत हो। अगर वो इस तरफ देंगे तो वोट पास, मतलब कि बिल पास हो जाएगा, और इस तरफ देंगे तो बिल नहीं भी पास हो सकता है, तो उसी को निर्णायक मत बोला जाता है। अनुच्छेद 108 की बात करें तो कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के ऊपर चर्चा किया गया है। संयुक्त बैठक मतलब लोकसभा और राज्यसभा एक सदन में बैठ के कार्य करें। अनुच्छेद 109 की बात करें तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया दी गई है। 11 धन विधेयक की परिभाषा, 12 में वित्तीय वर्ष का विवरण उसके बारे में दिया गया। एक बार हम वो देख लेते हैं कि जो जो इसमें नहीं दिया गया है, मतलब उसके बारे में थोड़ा मैं चर्चा कर रहे थे। 73 के बाद से थोड़ा 74 में हम बात करें तो
राष्ट्रपति की सलाह देने पर मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। 75 की बात करें तो मंत्रियों से संबंधित अन्य संबंध हो गया। 76 में भारत के न्यायवादी हो गया। 77 भारत से सरकार के कार्य का संचालन से संबंधित उल्लेख हो गया। 78 की बात करें तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य उसमें लिखे गए हैं। 79 की बात करें तो संसदों का गठन का उल्लेख किया गया है। 80 में राज्यसभा का उल्लेख, 81 में लोकसभा का उल्लेख, 12 में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनर्आवंटन किया जाएगा, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। वहीं 83 की बात करें तो संसद के सदन की अवधि का उल्लेख किया गया है। 84 की बात करें तो संसद की सदस्यता के लिए योग्यता क्या होती है वो दिया गया है। 85 में संसद के सदनों को मंत्री और सत्रावसान आदि के बारे में चर्चा किया गया है। 86 राष्ट्रपति के संसद में अभिभाषण और संदेश, मतलब कि जब भी सत्रावसान चलेगा, जब भी संसद की मतलब कि पार्लियामेंट की बैठक बनेगी तो उसके पहले राष्ट्रपति आकर भाषण देंगे, उसके फिर लास्ट में भी मतलब जिस दिन आखिरी होगा उस दिन भी वो देंगे, इसे ही बोला जाता है। साथ में संसद के सदनों में मंत्रियों एवं महान्यायवादियों के अधिवक्ता, वो सारा चीज़ चर्चा किया गया है। और आगे हम देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। 112 में वित्त विधेयक के बारे में मैं एक एक आर्टिकल को अब थोड़ा नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि बहुत वैसे लंबा क्लास हो जाएगा। साथ में मैं अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी देखना है, बाकी बहुत सारा चीज़ देखना है। तो 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष रूप बंद दिया गया। 112 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच ना किया जा सकता। जैसे कि अगर कोई चीज़ संसद में चल रहा है तो वो न्यायालय उसके ऊपर नहीं देखेगा, और कोई न्यायालय में चल रहा है तो वो संसद उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। अनुच्छेद 122 में संसद के 17 इन सब के बारे में दिया गया जो कि राष्ट्रपति की शक्ति है। 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना। भारत में जो दिल्ली में जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जिसे बोलते हैं, उसके बारे में बताया गया आर्टिकल 124 में। वहीं 129 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय एवं अभिलेख न्यायालय के बारे में दिया गया। 137 में उच्चतम न्यायालय के पुनरावलोकन के बारे में, रिव्यू के बारे में दिया गया है, जो कि अगर आपने कोई पहले निर्णय दे चुका है सुप्रीम कोर्ट तो दोबारा से उसका रिव्यू कर सकता है। 143 में उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने पर राष्ट्रपति की शक्ति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के बारे में अनुच्छेद। अभी हम CAG की बात करें तो के संजय मूर्ति हैं, संजय मूर्ति। अनुच्छेद 155 की बात करें तो राज्य की नियुक्ति के बारे में दिया गया। 166 में क्षमा आदि के कुछ मामले में दंड में, ये सारा चीज़ राज्यपाल की शक्ति है, मतलब कि 166। वहीं 62 की बात करें तो राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार दिया गया है। 64 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, यहाँ भी नियुक्ति ही करेगा, ये देख लीजिए एक चीज़, राज्यपाल जो होगा वो मुख्यमंत्री का नियुक्ति करेगा। जैसे हाल ही में नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो बिहार के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने नियुक्ति किया है, और मुख्यमंत्री के सलाह पे सभी मंत्रियों का नियुक्ति किया गया है। वहीं 165 की बात करें तो राज्य का महाधिवक्ता, जैसे केंद्र में वो होता है कि मतलब मुख्य न्यायवादी जो भी होता है, कि जिसे अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, वो केंद्र में वैसे राज्य में होता है, उसको बोला जाता है राज्य का महाधिवक्ता। ये जो होता है महाधिवक्ता होता है, जो वो राज्य के सभी जो केस होगा वो यही जाके लड़ेगा, और केंद्र में जो होता है जो अटॉर्नी जनरल होगा वो लड़ेगा। जैसे ऊपर हमने देखा था कि राज्य के ऊपर जो भी सत्रावसान होगा उसमें राष्ट्रपति अगर लोकसभा में करेगा, राज्यसभा मतलब संसद में, तो वहीं विधानमंडल में राज्यपाल के पास ये शक्ति है। 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयक की अनुमति देने या अनुमति रोक लेने पर राष्ट्रपति का विचार किया जाएगा। जैसे अगर कोई कानून विधानसभा में या विधानमंडल में बनकर गया है, वो राज्यपाल का सिग्नेचर होने के बाद ही वो कानून बनेगा। उसी तरीके से जैसे अगर संसद में कोई बिल बना है या फिर पारित होने वाला है, जब तक उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा, जब तक वो बिल नहीं कानून के रूप में बनेगा। सेम ये राज्यपाल के बारे में दिया गया है, तो उसमें वीटो वगैरह ये सब लगाने की बात की गई है। 201 में राष्ट्रपति के विचार के लिए रख लिया जाता है। विधानमंडल में विकासित काल राज्यपाल, सारा चीज़ आप देख लीजिएगा इसमें जो भी हो आप रोक कर। 215 की बात करें तो उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय ये सब दिया गया है। उच्च न्यायालय का गठन दिया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति या उसके पद की शर्तें दी गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा या फिर
सारी चीज़ दिया गया, जैसे कि हमने ऊपर देखा था आर्टिकल 36 में रिट के बारे में, तो वही आर्टिकल 30 ये 226 में। वहीं आगे की बात करें तो आर्टिकल 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्चतम न्यायालय हो सकता है। इसमें ये दिया गया है कि जैसे अगर मुंबई जो महाराष्ट्र का जो न्यायालय है, इसमें गोवा हो गया, दादर नगर हवेली हो गया, सब सारा चीज़। वहीं जैसे कि कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ अंडमान निकोबार भी आता है, तो इसमें वही दिया गया है। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में दिया गया। 40 में संघराज क्षेत्र का प्रशासन के बारे में दिया गया है। 29 के दिल्ली के संबंध में स्पेशल दिया गया है कुछ। 241 में संघराज क्षेत्र के बारे में दिया गया। 243 के काम में राज्यसभा दिया गया है, ग्राम सभा दिया गया है। खा में पंचायतों का गठन, गाँव में पंचायतों की संरचना, घा में पंचायतों का स्थानीय आरक्षण, वो सारा चीज़ में दिया गया है। आप ये पढ़ लीजिएगा एक बार। 243 की टा की बात करें तो पंचायतों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई, मतलब बताया गया है। था में नगर पालिकाओं का गठन, या और काम में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, जिला प्रशासन समिति, सहकारी समिति, कुछ अतिरिक्त न्यायालय के उपबंध में संसद की शक्ति, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी के जल, मतलब इस विवाद के बारे में राज्य या फिर सुप्रीम कोर्ट इसका हल करेगा। ये आप देख सकते हैं। भारत और राज्यों से संचित निधियों और लोक लेखा के बारे में प्रावधान दिया गया है। भारत की आकस्मिक निधि के बारे में चर्चा की गई है, जो कि कंटिजेंसी फंड बोला जाता है। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। आगे हम इसके बारे में देख लेंगे थोड़ा। अभी जो वित्त आयोग चल रहा है वो 16वां वित्त आयोग है, अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके पहले जो चल रहा था वो 15वां थी, 15वीं, मतलब तरीके से बोल सकते हैं। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित ना किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में चर्चा किया गया है। संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोगों में प्रतिवेदन के बारे में दिया गया है। साथ में अगर 326 की बात करें तो लोकसभा और राज्यों के विघट विधानसभाओं के लिए दिया गया है, वयस्क मताधिकार आदि होना चाहिए। 330 की बात करें लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के बारे में दिया गया। 331 में एंग्लो इंडियन के बारे में दिया गया था, जैसे कि जिसके फादर मतलब कि विदेशी मूल के थे, या फिर मदर मतलब कोई भी ऐसा, उसके लिए दिया गया था। लेकिन अब वो 104वें संविधान संशोधन से इसको हटा दिया गया है, एंग्लो इंडियन के सीट को। साथ में 332 की बात करें तो राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों के उसके बारे में चर्चा किया गया। वही राज्य के बारे में ये चर्चा किया गया जो कि हमने भी इसमें देखा था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में चर्चा किया गया। पिछड़े वर्ग राष्ट्रीय आयोग, पिछड़े वर्गों के दस्तावेज अन्वेषण के बारे में चर्चा दी गई है। वहीं 343 की बात करें तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित किया गया, उसके बारे में दिया गया। 344 की बात करें तो राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद समिति बनाएगी। 350 के काम है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के शिक्षा का अधिकार सभी को दिया गया है, जो भी राज्य में किसी भी अपने लैंग्वेज में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। खा में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार दिया गया है, जो कि अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, फिर अपनी भाषा को बचा सकते हैं। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, जिसमें कि बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के बारे में बताया गया है। एक तरीके से अगर कोई बाहर से हमला कर देता है भारत पे, या फिर भारत के अंदर ही वैसा कोई रेवेलियन वगैरह हो जाता है, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, सशस्त्र विद्रोह, उसके बारे में दिया गया है। फिर 356 में राज्यों में संविधान तंत्र की विफलता हो जाने का कारण दिया गया। इन सबको देख लीजिएगा। और 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान किया गया। आज तक मतलब ये आपातकाल नहीं लगा है मगर भारत में। 368 में संसद के संविधान के संशोधन की शक्ति की प्रक्रिया दी गई है। आप इन सभी को स्पीड में मतलब करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप एक तरीके से अगर आप लोग का रिस्पॉन्स सही रहा तो मैं हिस्ट्री वगैरह इन सब पे भी वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। तो फ़िलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि भारत की अनुसूची के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि भारत के सभी अनुसूचियों के बारे में तथा उसके अंदर क्या क्या आता है उसके बारे में देख लेते हैं। भारत में कुल 12 अनुसूची हैं, जिसमें पहली अनुसूची है राज्य एवं उसका क्षेत्र। जैसे कि पहले अनुसूची की वही कि भारत का क्षेत्र कहाँ पे है। पहले जब अगर भारत ही नहीं होगा तो उसके सारा चीज़ के बारे में कैसा चर्चा किया जाएगा, वही है। वहीं दूसरी अनुसूची की बात करें तो
इसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति एवं उच्च पदाधिकारियों के वेतन के बारे में दिया गया है। दूसरे में तीसरे में दिया गया है शपथ या प्रतिज्ञा के रूप के बारे में, शपथ क्या लेंगे या फिर प्रतिज्ञा जो भी लेते हैं शपथ, वो उसमें बारे में दिया। चौथे अनुसूची की बात करें तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, जैसे राज्यसभा में जो लोग आते हैं सीटों का आवंटन किया जाएगा। वही पाँच में बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजातीय प्रशासन या नियंत्रण के बारे में दिया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के लिए जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित उपबंध दिए गए। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। राज्य के पास अलग शक्ति होगी, राज्य संघ के पास अलग होगी, और कोई वैसा होगा जो कि दोनों के पास होगा। अगर संघ और राज्य दोनों उसी पे कानून बनाया गया तो संघ का ज़्यादा मान्यता होगा, राज्य का मान्यता कम होगा, मतलब नहीं होगा के बराबर है। आठवीं अनुसूची की बात करें तो भाषाएं के बारे में दी गई। नौवीं अनुसूची की बात करें तो कुछ अधिनियम ऐसे नियमों का विधि मान्यकरण दिया गया है। 10वीं में दल बदल परिवर्तन आयोग दिया गया है, दल बदल कानून मतलब कि दिया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान दिया गया है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का। अगर हम इसे याद करने का प्रयास करें तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पहला में जब तक आप ही नहीं रहेंगे तो आपके क्या होगा, तो वो ये होगा जब भारत ही नहीं है तो, या फिर जब कोई ऐसा राज्य या स्टेट कुछ भी नहीं रहेगा तो उसके बारे में क्या होगा, दूसरा होगा। पहला में ये, दूसरी में आप ये कह सकते हैं कि मतलब हमारे पास 2 रुपया भी, 2 पैसे भी नहीं है, तो पैसे का बात जो किया गया है वो दूसरी अनुसूची में किया गया है। तीसरे में शपथ, और फिर एक तरीके से पाँचवें में जो होता है कि जो एक तरीके से जैसे ये 5 लिखा होता है वैसे शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब होता है, तो यस इसको ऐड करके आप 5 को ले सकते हैं कि एक तरीके से ये 5 और ये 5 जैसा ही दिखता है, शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब का। छठी अनुसूची में जैसे 7 सिस्टर हम बोलते हैं एक तरीके से, वो सभी 7 राज्य, तो उसमें इसमें असम, मेघालय, ये सारा स्टेट आता है, तो उसमें 6 से 7 को आप एक तरीके से अगर चाहें तो आप कर सकते हैं। साथ में अगर हम 8वीं की बात करें, जैसे लैंग्वेज का जो होता है वो 8 लैंग्वेज में 8 अल्फ़ाबेट होता है, तो उस तरीके से आप 8 अल्फ़ाबेट को लैंग्वेज के माध्यम से जोड़ सकते हैं। वहीं 11वीं बात करें तो जैसे कोई भी क्रिकेट में पंचायत लगाने के लिए 11 लोगों की ज़रूरत होती है, तो आप इस तरीके से 11 ये ऐड कर सकते हैं। साथ में 12 अनुसूची होगा। अगर इतना याद हो जाएगा तो फिर आप थोड़ा बहुत अपने तरीके से कर ही लीजिएगा। आगे हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। आगे क्षेत्रीय परिषद एवं उसके मुख्यालय के बारे में दिया गया है, तो एक बार देख लेते हैं कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जो है उसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो वही अगर पश्चिमी की बात करें तो उसका मुंबई में है। एक बार मैं भारत के मानचित्र भी बना के आपको थोड़ा सा दिखाया था, जैसे ये हो गया ईस्ट, हो गया ये वेस्ट, हो गया ये नॉर्थ, ये साउथ। आप इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि जैसे पूरब में, जो पूरब में यहाँ पे कलकत्ता है तो पूरब का हो गया। यहाँ पश्चिम में यहाँ ये मुंबई हो गया, तो यहाँ पे मुंबई की बात कर सकते हैं एक तरीके से आप, मुंबई हो गया पश्चिम में। मध्य मध्य यहाँ पे बात करें तो ये प्रयागराज हो गया। वही उत्तर क्षेत्रीय परिषद, उत्तर क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली में, यहाँ पे जो है एक ये नई दिल्ली वाला है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद चेन्नई में, तो आप यहाँ पे एक चेन्नई वाला मार्क कर लीजिए, इससे आपको याद मतलब होने में थोड़ा सही रहेगा, आप याद कर लेंगे आसानी से। आगे जैसे कि पूर्वोत्तर राज्य असम, अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के लिए उसका अपना कानून इसमें शामिल नहीं है, उसका अपना कानून बनाया गया है जो कि 1971 के तहत पुनर्गठित उसके तहत किया जा रहा है। आगे हम अपने भारत के संविधान के बारे में थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जिसमें कि भारत के लोग, हम भारत की एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए और राष्ट्र बंधुता बढ़ाने के लिए और दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर संविधान सभा को द्वारा इस संविधान को अंकित, इसमें ये दिया गया है कि जिस समय कि भारत में 3 तरीके का आज़ादी, एक हो गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो को हम देख लेंगे आगे। चलिए देख ही लेते हैं हम अभी। ये जो समाजवादी शब्द है
ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है और इसका सबसे मेन रूप है जो कि हम भारत के लोग, भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, राज्य को ही देश बोलते हैं। आगे हम राज्यों के गठन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश पहला वैसा राज्य बना था जो कि लैंग्वेज के बेस पे गठन हुआ था। 1953 में नागालैंड, 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र, 63 में हरियाणा हो गया, 1966 में हिमाचल प्रदेश, 1971 में हो गया मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, 1972 सिक्किम हो गया, 1975 ये 35 अमेंडमेंट एक्ट और 36 अमेंडमेंट एक्ट इसी से रिलेटेड है, सिक्किम से रिलेटेड है। साथ में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जो है वो 1987 में हुआ था, गोवा 1987 में, छत्तीसगढ़ बिहार के साथ, बिहार से झारखंड अलग हुआ था 2000 में, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ और छत्तीसगढ़ हुआ था एमपी से, और तेलंगाना से अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। जो सबसे लेटेस्ट कंट्री है वो यही है, मतलब लेटेस्ट राज्य जो है वो यही है भारत का। मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व के बीच में थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या क्या है। ये संविधान के भाग 3 में है, संविधान के भाग 4 में है। इसमें अमेरिका से लिया गया है और ये आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार, इसको पालन करना अनिवार्य है, ये सुप्रीम कोर्ट भी इसके पालन कराता है। ये इतना ज़रूरी नहीं है, जैसे गैरवाद योग बोलते हैं, न्यायालय द्वारा लागू कराया जाता है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जाता है। कानूनी रूप से मान्य नैतिकता के ऊपर डिपेंड, अगर आप पालन करना चाहते हैं तो अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। वैसे लागू कराने के लिए विधान की आवश्यकता, अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी चीज़ वैसे व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है। सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की बात करते हैं, गांधी जी इसी चीज़ के समर्थक थे। डीपीएसपी जो कि है ये नागरिक को स्वतः प्राप्त होता है और ये सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। ये अब जन्म से ही मिल जाता है आपको ये मौलिक अधिकार, लेकिन ये सरकार लागू करती है डीपीएसपी, जिससे कि तो होता है। आगे हमने मौलिक कर्तव्य देख ही लिया था। आगे हम थोड़े से राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जो कि 2 बार बने हैं, करीब 2 बार लगातार रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद ये बिहार से भी संबंधित है, तो ये इससे आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी बिहार में ही बीपीएससी ये ऑडियो करा रही थी राष्ट्रपति के बारे में। दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, फ़ारूक अली अहमद, फ़खरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी। आगे रामनाथ कोविंद, अभी हाल के जो है वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, जो कि 2022 से ये स्टार्ट हुआ, मतलब 25 तारीख से। ये डेट इसमें थोड़ा सा मिसमैच होगा तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। भारत के 52वें जो कि आर्टिकल में है वो देख लीजिएगा। शक्ति ऊपर तो हमने देख लिया था सारा चीज़। वैसे राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में हमने देख लिया था। संसद के दोनों सदनों की सहमति की आवश्यकता है। हाई कोर्ट में, मतलब पावर के रूप में प्रेसिडेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर है, जो कि जैसे कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारण करने का भी सुप्रीम कोर्ट में भी राष्ट्रपति के पास है। साथ में सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होते हैं सभी को नियुक्ति का अधिकार भी प्रेसिडेंट के पास ही होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे बिहार से थे, वो हमने बता ही दिया है। तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। 5 साल के लिए चुनाव होता है राष्ट्रपति का, हटाने के लिए संसद द्वारा पारित किया जाता है। शपथ जो होता है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रपति कई बार भी बन सकते हैं, अमेरिका में 2 ही बार है, कितनी बार भी बन सकते हैं।
कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगर राष्ट्रपति का नॉमिनेशन कोई करने जा रहा है तो उसके लिए 50 अनुमोदक की आवश्यकता है, साथ में इसके साथ 50 और समर्थकों की भी आवश्यकता होती है। कौन सा अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है तो वो देख लेते हैं कि राज्य से मुख्यमंत्री का नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। द्रौपदी मुर्मू जो कि 15वीं राष्ट्रपति है। और बाकी इसमें ऐसा क्या क्वेश्चन बन सकता है, हाँ, एक जमानत राशि की बात करें तो ये जमानत राशि वो होता है कि जैसे आप चुनाव भरने पर्चा भरने जा रहे हो तो उससे पहले आपको जमा करना होता है। ये राष्ट्रपति के रूप में 15,000 रुपये। राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन भाग लेता है तो इलेक्शन की बात करें, सभी निर्वाचित सदस्य जिसमें कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल, जिसे विधानसभा भी कहते हैं। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें जो होता है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं इनके चुनाव में। लेकिन हाँ, अगर इनको हटाने की बात चल रहा होगा महाभियोग का, तो ये सिर्फ ये लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर, सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इस बार विधानमंडल नहीं आता है मतलब हटाने के लिए, लेकिन चुनाव भरने के लिए इसमें MLA जिसे बोलता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये ALS लोकसभा, ये राज्यसभा हो गया। और ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिसमें MLC होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ये था, और आगे देखते हैं कि क्या है। आगे है कि मतलब रोज लोकसभा और राज्यसभा में की सीटें कितनी है सभी राज्य के पास, तो वो देख लेते हैं कि किसके पास कितना सीट है। एक तरफ राज्यसभा, लोकसभा हो गया और ये राज्यसभा हो गया। तो आइए हम एक बार देख लेते हैं, जिसमें कि आंध्र प्रदेश की लोकसभा की सीटें की बात करें तो जो कि है 25 लोकसभा और राज्यसभा की 11 सीट। वहीं असम की बात करें तो 14 हो गई लोकसभा की सीटें और 7 हो गई राज्यसभा की। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट है, एक राज्यसभा सीट है। और आगे हम बिहार की बात करें तो बिहार में लोकसभा सीटें 40 है और राज्यसभा सीट 46 है। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा कि बिहार में कितना लोकसभा है राज्यसभा। और वहीं विधानसभा की सीटें की बात करें तो 243 विधानसभा सीट है। बिहार उन राज्यों में जिसके पास विधान परिषद भी है, उन 6 राज्यों में है। इस चीज़ में आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में क्योंकि इलेक्शन हुआ इसके ऊपर भी वीडियो बनाया गया है, तो आप अगर देख सकते हैं, सभी मंत्रालय इन सभी चीज़ों के बारे में भी चर्चा किया गया है, तो आप उसमें देख लीजिएगा। नहीं तो आप ये भारत के जैसे बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री के दोनों, उनका विधानसभा क्षेत्र क्या है, वो सारा चीज़ चर्चा कर लीजिएगा। और हाल ही में जो भी हॉट सीट रही है सभी चीज़ें, जो भी इलेक्शन में सभी नाम जो चर्चे में रहे हैं, उनका सभी सीटों के बारे में आप देख लीजिए कि कौन से सीट से कौन चुनाव लड़ रहे थे। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो लोकसभा में 11 सीट है और राज्यसभा में 5 सीट है। गोवा की बात करें तो लोकसभा में 2 सीट, राज्यसभा में 1 सीट। गुजरात की बात करें 26, 11। हरियाणा की बात करें तो 10 और 5। हिमाचल प्रदेश 4, 3। जम्मू कश्मीर हो गया, 5 सीट हो गई लोकसभा की, 4 सीट हो गई राज्यसभा की। और आगे हम देखते हैं कि झारखंड के पास 14 सीट लोकसभा में है, वहीं 6 सीट राज्यसभा में। केरल हो गया 20, 9 सीट। वहीं कर्नाटक की बात करें तो 28 सीट और 12 सीट। ये आप चीज़ देखिएगा जैसे कि जिसके पास ज़्यादा जनसंख्या है, जिसके पास ज़्यादा एरिया क्षेत्र है, उसी अनुसार से उसके पास सीटों का भी बंटवारा वैसे ही किया गया है। तो अगर आपके पास पता है कि कौन से राज्य में कितना बड़ा सीट है या फिर कितनी जनसंख्या है, कितना बड़ा क्षेत्र है, उस हिसाब से आप चीज़ों को लगा सकते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो हम जहाँ की 48 है और राज्यसभा में 19 है। मध्य प्रदेश 29, 11। वहीं मणिपुर की बात करें तो 2, ये 1 हो गया। मेघालय में भी, मिजोरम 1, 1, 2 सीट, 1 सीट। नागालैंड हो गया 1, 1।
दिल्ली के अंदर आई थिंक 7 ऐसा कुछ होगा, 7 लोकसभा सीट और 3 राज्यसभा सीटें हैं। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे हो गया, उत्तराखंड में 5, 3 तेलंगाना में हो गया 17 और 7, इधर क्या बच गया, पुडुचेरी 1-1, राजस्थान में 25, 10, तमिलनाडु हो गया 39 और 18 सीट। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ये 80 और 31, पश्चिम बंगाल में करीब 40 होने चाहिए, पश्चिम बंगाल में 42 और 16 है। वहीं हम लद्दाख की बात करें तो 1 लोकसभा सीट और 0 राज्यसभा सीट। तो एक बार हम देख लेते हैं थोड़ा सा बहुत फास्ट में, क्योंकि आंध्र प्रदेश में 25 हो गया, 11 राज्यसभा हो गया, सब 14, 7, छत्तीसगढ़ 11, 5, गुजरात 26 से 11, हिमाचल 4, 3, झारखंड 11, 14, 6 हो गया, केरल 20, 9, महाराष्ट्र 48, 19, मेघालय 2, 1, नागालैंड 1, 1, उड़ीसा 21, 10, पंजाब 13, 7, सिक्किम 1, 1, त्रिपुरा 2, 1, उत्तराखंड 9, 3, तेलंगाना 17, 7 हो गया। इस तरफ से लद्दाख 1, 0, पश्चिम बंगाल 42, 16, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है 40, 31, तमिलनाडु 39, 18, राजस्थान की बात करें तो 25, 10, पुडुचेरी 1, 1, दिल्ली हो गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी जिसे बोलते हैं 7, 3, मिजोरम 1, 1, मणिपुर 2, 1, मध्य प्रदेश 29, 11, कर्नाटक 28, 12, जम्मू कश्मीर 5, 4, हरियाणा 10 और 5, गोवा 2, 1, बिहार 40 और 16, अरुणाचल प्रदेश 2 और 1। बिहार का जैसे हमने बता दिया 243 विधानसभा सीटें बिहार उन 6 राज्यों में जहाँ पे MLC भी है। आगे देखते हैं कि आगे क्या है। हाँ, पंचायत के बारे में, गठन के बारे में बता गया, पंचायत के गठन के कितनी समितियाँ अभी तक बनी हैं उसके बारे में दिया गया। बलवंत राय मेहता समिति जो थे वो उन्होंने 3 टियर पंचायत का सुझाव दिया था और अशोक मेहता ने 2 टियर का पंचायत का सुझाव दिया था। ये पंचायतों के गठन का बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, GV राव 1985 में, ML सिंघवी समिति 1986 में, PK तंगोन समिति 1988 में बनाया गया। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे ये पंचायत हो गया, ये हो गया जिला परिषद हो गया, इसके अंदर पंचायत हो गया, पंचायत समिति जिसे बोलते हैं, और ये हो गया ग्राम पंचायत, इसे ही 3 टियर बोला जाता है। ये विलेज लेवल पे होता है और ये ब्लॉक लेवल पे, और ये हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। पंचायती राज दिवस की बात करें तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इसी के दिन पंचायत लागू हुआ था। सबसे पहला राज्य जो राजस्थान था वहाँ पे पंचायत लागू हुआ था। पंचायत से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। इसके लिए भारत में 73वें संविधान संशोधन हुआ। वहीं अगर हम बिल पेश की बात करें तो 64वां बिल पेश किया गया था, संशोधन बिल, संविधान संशोधन 73 है। इसमें 29 विषय शामिल हैं। ये स्थानीय जनता के समक्ष जो सबसे नज़दीकी स्तर पर वो होता है वही है, जो कि ब्लॉक स्तरीय निकाय के स्तर पर कार्य करती है। इस चुनाव में 2010 में आरक्षण भी दिया गया महिलाओं को, जिसमें कि बिहार, MP और हिमाचल प्रदेश में दिया गया, साथ में उत्तराखंड में भी दिया गया है। और इसका चर्चा अनुच्छेद 243 के G में किया गया है। पर हमने देख लिया था कि पंचायती राज व्यवस्था जो है 73वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया है। बलवंत राय मेहता समिति हमने देख लिया था। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा भी बनी थी, जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता जी थे। और हम आगे बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में पहला सेट
राजस्थान था। दूसरा जो था वो आंध्र प्रदेश था। देख लीजिएगा, पहला और ये दूसरा था। और आगे हम बात करें तो अशोक मेहता ने 2 टियर पंचायत की बात की थी। इसे द्विस्तरीय भी बोला जाता है। त्रिस्तरीय में हमने बता दिया था कि क्या क्या आता है। इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। नागालैंड जैसे हो गया, मिज़ोरम हो गया, मेघालय हो गया, इन सभी राज्यों में नहीं है। और इसमें क्या देख सकते हैं इसमें कि 29 विषय हमने देख लिया कि सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायत समिति जो है कि वो राजस्थान में लागू हुआ था। अगर हम इसका बात करें तो ये हुआ था लागू अक्टूबर में 1959 के समय। वहीं अगर हम जयप्रकाश नारायण, जैसे JP नारायण ने इसमें राजनीतिक दल का भाग नहीं लेने के लिए बोला था, मतलब विरोध किया था एक तरीके से, दलों की साझेदारी के लिए विरोध। पंचायती मंत्रालय बनाया गया, पंचायती राज मंत्रालय, जो कि 2004 में बनाया गया। BR अम्बेडकर इसका विरोध करते थे। और साथ में अगर हम देखें तो पंचायती राज जो है ये राज्य का विषय है। और ऑलमोस्ट हमने देख ही लिया इसमें कि ऐसा तो कुछ है नहीं। बाकी अगर कुछ ऐसा लगे तो आप क्वेश्चन वगैरह लगाइए, उसमें मिलेगा तो आप एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा। आगे क्या है, आगे हम वित्त आयोग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो कि पहला वित्त आयोग था वो 1951 में KC नियोगी थे, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, जो कि KC नियोगी थे। और वर्तमान के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो अरविंद पनगड़िया है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट नवंबर के महीने में सौंप दिया है प्रेसिडेंट को। ये वित्त आयोग 2026 से 2031 के लिए बनाई गई है। और जो 15वां वित्त आयोग था, इससे पहले जो चल रहा था वो 2017 में बना था, वो जो कि अध्यक्ष NK सिंह थे, जो कि 2021 से 26 के लिए उनका समाप्त होने वाला है। तो इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो 2 ही क्वेश्चन आ सकता है, या फिर पहला कौन है, या फिर अभी लेटेस्ट वाले के, या फिर इसके पहले वाले के हैं। अभी तक सब मिलाकर एक से लेकर 16 वित्त आयोग बन जा चुका है। आगे अनुच्छेद विवरण 370 जम्मू कश्मीर के संबंध में स्पेशल जो भी राइट्स दिया गया था वो सभी के ऊपर दिया गया है। निरस्त कर दिया गया 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को दिया गया है, क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, इसलिए दिया गया है। और इसमें कुछ स्पेशल राइट्स दिया गया है। 371 के खा में नागालैंड राज्य के संबंधित विशेष उपबंध दिया गया। 371 के खा में असम राज्य को दिया गया है। गाँव में मणिपुर को, घा में आंध्र प्रदेश तेलंगाना के राज्य के संबंधित दिया गया है। डा में बात करें तो आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दिया गया है। चा में सिक्किम के लिए, झा में मिजोरम, झा में अरुणाचल प्रदेश के लिए, झा में गोवा, ज्ञा में कर्नाटक। और आगे 6 अगस्त 2019 को प्रवर्तन नहीं, मतलब कि इन सब में दिया गया है। वहीं अगर हम भारत की राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करें, उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करें, तो भारत के उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। भारत में जो शिक्षक दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, डॉक्टर S राधाकृष्णन के। और ये हमारे भारत के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। दूसरे की बात करें तो ये लगातार 2 बार रहे हैं। दूसरे की बात करें तो जाकिर हुसैन, तीसरे BV गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, BD जत्ती, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, R वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी, ये भी 2 बार रहे हैं। वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़, जिन्होंने कि अपना इस्तीफा दे दिया था कुछ ही दिन पहले। उसके बाद CP राधाकृष्णन का चुनाव हुआ। CP राधाकृष्णन की बात करें तो ये तमिलनाडु से इनका संबंध है, और ये हाल में महाराष्ट्र के गवर्नर थे।
महाराष्ट्र के गवर्नर थे और इनका संबंध तमिलनाडु से है। और आगे हम देख लेते हैं कि क्या होता है। और ये हमारे राष्ट्रपति जो है अभी उपराष्ट्रपति हैं, वो 15वें उपराष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो कि सर्वाधिक सबसे ज़्यादा लंबा दिनों तक कार्यकाल इन्हीं का रहा है। ये इनका मृत्यु 1964 में हुआ था, इसके पहले तक यही रहे हैं। 1952 से लेकर उसके पहले भी रहे हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर। दूसरे की बात करें तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री जब इनकी मृत्यु हुई तो कुछ समय के लिए गुलजारीलाल नंदा जी आए थे। उसके बाद दोबारा से लाल बहादुर शास्त्री आए, फिर इनकी मृत्यु हो गई ताशकंद समझौते में कि यूएसएसआर के उसने ताशकंद में। उसके बाद फिर दोबारा गुलजारीलाल नंदा आए, उसके बाद इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा आई, फिर राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जिसे बीपी सिंह बोला जाता था, फिर उसके बाद चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव जो कि 1991 में रिफॉर्म के लिए जाने जाते हैं, जिसमें कि LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में जाना जाता है, पीवी नरसिम्हा राव को। आगे हम उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आए, HD देवेगौड़ा आए, इंद्र कुमार गुजराल आए, अटल बिहारी वाजपेयी आए दोबारा से, फिर मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री रहे 2014 तक। 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए फिलहाल के लिए। तो ये जो सबसे था वो 18वां प्रधानमंत्री है। तो आप इसमें देख लीजिएगा कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अभी हाल के नरेंद्र मोदी। और आगे हम देख लेते हैं कि आगे क्या है। आगे तो अभी कुछ है नहीं है, क्वेश्चन आंसर वगैरह को देख लेते हैं हम। साथ में हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को कुछ पढ़ लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में। अमेंडमेंट एक्ट से पहले कुछ और है, उसे हम पहले देख लेते हैं कि भारत का जो चुनाव होता है वो 1951 के लोक जनप्रतिनिधित्व के वाले से होता है। पिछड़ी जाति आयोग के लिए काका कालेलकर समिति बनाई गई थी। संविधान का मूलभूत ढांचा केशवानंद भारती बाद में बताया गया। आगे हमने देखा था कि सिक्किम जो है 1975 में भारत का बना, इसलिए क्योंकि बिहार के पास मतलब नज़दीक में, इस वजह से। और आगे इसमें ऐसा क्या है कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री, उनको चाणक्य की नई उपाधि दी गई है के रूप में भी जाना जाता है। भारत के संचित निधि से पैसा निकालने का हक केवल पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। और हमने देख लिया था कि लोकसभा राज्यसभा के बारे में। एक बार लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में देख लेते थोड़ा सा हम। लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य हैं, अधिकतम 550 है अभी। वहीं राज्यसभा की बात करें जिसमें कि 245 निर्वाचित होते हैं, 245 सदस्य हैं, जिसकी कुल 200-250 है। वहीं राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, मतलब अपने तरीके से भेजता है। और ये जो आते हैं राज्यसभा के सदस्य मनोनीत, इनको 6 महीने के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी का में शामिल होना पड़ता है। ये जो आते हैं वो कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया और समाज सेवा, इस तरफ के आते हैं। ठीक इसी प्रकार से विधानमंडल में भी होता है, विधान परिषद में भी। यहाँ पे राज्यपाल मनोनीत करते हैं
बिहार में भी सेम 12 सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। आगे हम कुछ और फैक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपात 3 साल से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता। अभी सबसे ज़्यादा मणिपुर में सबसे अधिक बार लगा है 10 बार, यूपी में 9 बार लगा है। ऑफिशियल लैंग्वेज हम लोगों ने देख लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वित्त आयोग हमने देख लिया था कि पहले केसी नियोगी है। यूपीएससी के बारे में दिया गया है पार्ट 14 में। और यूपीएससी के चेयरमैन के बारे में देख लेते हैं कौन है। चेयरमैन जो कि अजय कुमार। इस चेयरमैन की अवधि 6 साल या फिर 65 वर्ष की होती है। नियुक्त करता है राष्ट्रपति। राज्य के अंदर गवर्नर जो कि पीसीएस होता है, जैसे बिहार में बीपीएस, ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और आगे हम देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। ईएनईसी जो कि आर्टिकल 324 से 329 के बीच में दिया गया है। ये सभी का इलेक्शन कराता है, जो कि जिसमें कि वाइस प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा के, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेता है वो सभी का इलेक्शन कराने का जिम्मेवारी इसी के पास होता है। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये पहले एक मेंबर का बॉडी हुआ करता था, लेकिन हाल में मल्टी मेंबर हो गया, जो कि अभी 3 मेंबर हैं इसमें। मुख्य जो अभी ज्ञानेश कुमार हैं, साथ में 2 और हैं। इसे हटाने के लिए संसद में अध्यादेश के माध्यम से हटाया जा सकता है। पहले चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन। 26 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आगे हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसमें कि पार्ट किसमें दिया गया था 10-20 में, जो कि 368 आर्टिकल के अंदर है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आता है पार्लियामेंट के अंदर। मतलब संसद में सिर्फ लोकसभा राज्यसभा नहीं आता, इसके अंदर लोकसभा राज्यसभा और साथ में प्लस प्रेसिडेंट मिलकर संसद बनता है। ये जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया है, जिसे दक्षिणी अफ्रीका बोला जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि मेजॉरिटी के बारे में, तो यहाँ पे 2 प्रकार की मेजॉरिटी होती है। एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन फ्रॉम स्टेट, जिसके अंदर इसे सिंपल मेजॉरिटी, स्टेट मतलब सिंपल मेजॉरिटी देगा, जो कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ परिवर्तन करना हो, हाई कोर्ट में कुछ परिवर्तन करना हो, राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ परिवर्तन करना हो, 7 शेड्यूल में कुछ परिवर्तन करना हो, साथ में 368 में अगर परिवर्तन करना। वहीं हम स्पेशल मेजॉरिटी की बात करें, स्पेशल मेजॉरिटी में 2 प्रकार का होता है। एक होता है मेजॉरिटी ऑफ मेंबरशिप, एक होता है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में 2/3 होता है, जो कि प्रेसिडेंट वोटिंग के लिए चाहिए। जैसे 245 है तो 200 का 150। वहीं स्पेशल मेजॉरिटी की बात करें, जो कि 2/3 होगा,
कि प्रेसिडेंट वोटिंग में, फंडामेंटल राइट्स में, डीपीएसपी में कोई चेंज करने के लिए इसकी ज़रूरत है। तो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में पहले जॉइंट सिटिंग अलाउ थी तो नहीं, जॉइंट सिटिंग पहले नहीं था। आर्टिकल 108 में है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है जॉइंट सिटिंग। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो था 1951 मतलब 1951 में हुआ, जिसके तहत 9 शेड्यूल को ये इसे ऐड किया गया। आगे हम देख लेते हैं कि इसे मतलब लैंड रिफॉर्म के भी नाम से जाना गया, भूमि से संबंधित था। फिफ्थ के बारे में देख लेते हैं तो ये 1955 में हुआ, जो कि राष्ट्रपति का यह शक्ति प्रदान की गई कि वह राज्य या विधानमंडल द्वारा अपने राज्य क्षेत्र में सीमाओं आदि पर प्रभाव डालने वाले केंद्रीय विधियों के बारे में अपने विचार भेजने के लिए राष्ट्रपति की कोई सीमा निर्धारित नहीं गई। इसमें सीमा निर्धारण की बात की गई है, जो कि राष्ट्रपति की है, राष्ट्रपति से संबंधित है। सेवंथ की बात करें तो 1956 में किया गया। पहले ये राज्य होते थे, ये ABCD राज्य का नाम होता था। इसे हटाकर 14 स्टेट बनाया गया, साथ में 6 UT बनाए गए, और इस सभी का कॉमन इसी में किया गया कि मतलब बहुत सारे राज्यों का कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है और कॉमन गवर्नर भी हो सकता है। मतलब दो या दो से अधिक, मतलब कई राज्यों का राज्यपाल एक व्यक्ति हो सकता है। आगे हम 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में देखते हैं, जो कि 1960 में हुआ था। ये भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते में किया गया, जिसके अनुसार पाकिस्तान को कुछ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपने से संबंधित था। आगे हम 10th के बारे में देखते हैं, 10th अमेंडमेंट है, जो कि 1961 में हुआ। ये दादरा नगर हवेली को इंडिया में UT बनाया गया, जो कि UT बना गया 1961 में। दादर नगर हवेली को इससे संबंधित है। वहीं अगर हम 12 की बात करें तो ये 1962 में हुआ था, जो कि गोवा, दमन दीव भारत का UT बनाया गया। वहीं अगर हम 13 की बात करें तो जो कि 1962 में हुआ था, नागालैंड को आर्टिकल अनुच्छेद 371 दिया गया। 14वीं अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो 1962 में हुआ, जो कि पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया, और ये ऑपरेशन विजय के तहत किया गया। आगे हम देख लेते हैं कि 15वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963, जो कि हाई कोर्ट के जज 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष उम्र किया गया, रिटायरमेंट का उम्र किया गया हाई कोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट में जो कि है वो 65 ईयर है, और हाई कोर्ट में 62 साल है। 19वें की बात करें तो जो कि चुनाव न्यायाधिकरण को समाप्त किया गया। चुनाव न्यायाधिकरण को समाप्त कर उच्च न्यायालय को चुनाव से याचिका को सुनवाई करने का अधिकार दिया गया।
सुनवाई करेगा, सुनवाई का अधिकार दिया गया। वहीं 21वीं की बात करें तो जो कि सिंधी को भारत के 8 शेड्यूल में डाला गया। पहले 14 था, उसके बाद 8 लैंग्वेज और स्टार्ट हुआ। फिलहाल में 22 भाषा है हमारे 8वें अनुसूची में। इसमें बस इम्पोर्टेंट ही देख रहे हैं, तो आप स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा। और बाकी फिर हम 24वें को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1971 में किया गया। यह संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति प्रदान के फंडामेंटल राइट्स भी शामिल किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रपति वीटो, एक वीटो पावर होता है जो कि राष्ट्रपति के पास होता है, जिसके अंदर वो अपने आप जो भी कानून बना के भेजता है वो अपनी पॉकेट में रख लेता है, उसे वीटो बोलते हैं, या फिर वो कुछ ऐसा लगा लेता है। तो वीटो को समाप्त किया गया, फंडामेंटल राइट को शामिल किया गया और 42वें संविधान संशोधन को 1971 में हुआ, जो कि संपत्ति के अधिकार को लीगल माना गया, लीगल राइट बताया गया। 26वां जो हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970, इस शॉर्ट फॉर्म में तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया। प्रीवी पर्स वो होता था जो कि जैसे अगर कोई भारत जब गुलाम था, भारत को जब आज़ादी मिला तो उस टाइम भारत में शामिल हुए बहुत राजा महाराजा हुआ, तो उस टाइम ये शर्त दिया गया कि उनको या उनके परिवार को प्रीवी पर्स के तहत कुछ राशि दी जाएगी, जिससे कि वो अपना गुजारा भत्ता चला सकते हैं, या वो भारत में शामिल होने की लालसा एक तरीके से दी गई। तो यही प्रीवी पर्स को ख़त्म किया गया, वही होता है। और 35 एक्ट को हम देखते हैं कि जो कि 1974 में हुआ, जो कि सिक्किम को, हमने ऊपर देखा था, सिक्किम को भारत में सहकारी राज्य बनाया गया। और 36 अमेंडमेंट एक्ट से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, यूनियन में शामिल, ये भारत का राज्य बन गया। आगे हम 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में देखते हैं, जो कि 1976 में हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष को शामिल किया गया। इसमें 4 न्यू DPSP को शामिल किया गया, 39F, 39A, 43A, 48A, और साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड किया, जो कि पार्ट 4 बनाया गया, जिसमें कि आपने देखा ऊपर। इसमें राष्ट्रपति के शक्ति को ख़त्म कर दिया, साथ में ये बाउंड कर दिया कि जुडिशियल पावर जो है वो मेड प्रेसिडेंट बाउंड बाय द कैबिनेट एडवाइस, राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया कैबिनेट के एडवाइस मानने के लिए। एक तरीके से PMO बोलते हैं, उसका सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया। प्रोवाइडेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल्स एंड ट्रिब्यूनल्स फॉर द अदर मैटर्स, एडेड पार्ट 14 का ये शामिल किया गया। पहले जो स्टेट लिस्ट का था उसे कनकरन लिस्ट में शामिल किया गया, जैसे राज्य क्षेत्र या संघ सूची, राज्य सूची, या फिर समवर्ती सूची बोलते हैं। राज्य सूची, संघ सूची
और एक हो गया समवर्ती सूची। इसमें ये होता है कि राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगा, संघ सूची में संघ बनाएगा। समवर्ती में दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर राज्य सूची संघ सूची में कानून बना गया, अगर संघ बना दिया उसी सेम चीज़ पे, तो संघ का कानून ज़्यादा मान्यता होगा। तो इसमें कुछ चीज़ों पे भी बदला गया, जिसमें कि शिक्षा कंकरन लिस्ट में शामिल किया गया। दूसरा हो गया जंगल, बाट और माप की विधि को कंकरन लिस्ट में शामिल किया गया। साथ में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रोटेक्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, मतलब जंगली जानवर के बारे में भी समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इसमें अब हो गया कि अब इस पे दोनों कानून बना सकते हैं। साथ में आगे हम 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में देखते हैं, जो कि 1978 में बना किया गया। इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए, जो कि 42 में हुआ था, उसके कुछ बदलाव किए गए। फंडामेंटल राइट इमरजेंसी में भी ख़त्म नहीं होगा, ये कहा गया इसमें। संपत्ति के अधिकार को 300 के ए में जोड़ा गया, जो कि पार्ट 12 में। साथ में कैबिनेट वर्ड को जोड़ा गया। आपातकाल लगने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी लेना होगा। आपातकाल लगाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की लेना होगा। इंटरनल डिस्टरबेंस, मतलब आंतरिक गड़बड़ी के शब्द को हटाकर इसमें सशस्त्र विद्रोह कहा जाने लगा। आगे हम 52 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में देखते हैं, जो कि 1985 में हुआ था। इसमें 10 शेड्यूल को ऐड किया गया, अनुसूची को ऐड किया गया। 56 के बारे में देखते हैं, जो कि 1987 में हुआ। बस अब कुछ थोड़ा सा ही बचा हुआ है। गोवा को राज्य बनाया साथ में, और दमन और दीव को यूटी बनाया गया। 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 में हुआ, जो कि वोटिंग एज है, मतदान के उम्र को 21 से घटाकर 18 किया गया। पहले जो हमारा संविधान में था वो 21 साल था वोट देने का उम्र, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के बाद 18 वर्ष कर दिया गया। आगे हम 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट देखते हैं, जो कि 65 हुआ था। एससी और एसटी को शामिल किया गया। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 में हुआ, जो कि दिल्ली को यूटी बनाया गया और स्पेशल, साथ में एनसीटी भी बनाया गया। आर्टिकल 239 का ए बी ऐड किया गया। इसमें भी नियम बनाया गया, जिसमें कि भूमि हो गया, पुलिस हो गया और पब्लिक ऑर्डर हो गया। ऑर्डर पर केंद्र विधि बनाएगी, क्योंकि ये भारत की राजधानी है, बनाएगी। साथ में यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनाया गया। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, वहाँ हम सिर्फ इम्पोर्टेंट देख रहे हैं बस, जो कि पार्ट 9 को शामिल किया। इसमें अनुसूची 11 को शामिल किया, जो कि आर्टिकल 243 से 243 ओ तक किया गया। पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया।
वही हम 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में किया गया, जो कि पार्ट 9 में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243 से 243 ZG को जोड़ा गया। इसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल अर्बन और लोकल बॉडीज़ को बनाया गया। जिसे म्यूनसिपैलिटी बोला जाता है। सिक्स की बात करें तो जो 2002 में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, जो कि राइट फॉर चिल्ड्रन 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा के लिए किया गया, जो कि आर्टिकल 21 के ये में जोड़ा गया। शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट मतलब फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में किया गया। लिमिट द साइज ऑफ काउंसिल, मतलब पहले ऐसा होता था कि जैसे कि 545 विधानसभा क्षेत्र, मतलब 545 लोग हैं या फिर 243 जो भी हैं सांसद हैं, उसमें जितने मर्जी को उतना मंत्री बना देते थे, साथ में घूम रहे थे, क्योंकि फ़ायदा होता था, कुछ देना ना, काम कुछ भी नहीं, लेकिन मंत्री ज़्यादा है। तो इसमें ऐसा किया गया कि इसमें 75 के एक और के का ए जोड़ा गया है, जिसमें कि 15% ऑफ लोकसभा का होगा, सेम 15% ही मतलब कि और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी किया गया कि दोनों के पास 15% ही लोग मंत्री बनाए जा सकते, इससे ज़्यादा मंत्री नहीं बनने चाहिए। 164 के एक के ए जोड़ा गया। दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविज़न किया गया, जो कि 10% किया गया। अगर 100 लोग हैं तो 10 मंत्री बनेंगे, और अगर यहाँ पे भी 100 है तो यहाँ पे 15 बनेंगे, 200 हैं तो 15 दूनी 30 बनेंगे, 300 है तो 45 बनेंगे, 400 है तो 60 लोग मंत्री बनेंगे, 45 लोग मंत्री बनेंगे अगर 400 सीट है तो। इसी तरीके से इसमें 15% किया गया, मतलब एक तरीके से लिमिट लगाया गया कि मंत्रियों के ऊपर लिमिट लगाया गया, प्रतिबंध लगाया, 15% से अधिक नहीं। आगे हम 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में देखते हैं, जो कि 2003 में हुआ, जिसमें कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली शब्द को 8 शेड्यूल में सूची में शामिल किया गया। वहीं 93 की बात करें तो जो कि 2005 में हुआ, इसमें इसके अंतर्गत जो भी है वो सरकारी और निजी जो भी क्षेत्र है उसमें लिए OBC SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब कितना है ये बाद में आप देख लीजिएगा, ऑलमोस्ट 27% दिया गया, आरक्षण का प्रावधान किया गया। आगे हम 95 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में देखते हैं, जो कि 2009 में हुआ। ये अनुसूचित जाति SC और ST के लिए सीटों का आवंटन किया गया, साथ में एंग्लो इंडियन के लिए 10 साल तक मतलब आगे बढ़ाया सीटों को। हमने देखा था कि 2019 में ख़त्म कर दिया, शायद आगे दिख जाए एमेंडमेंट वाले में। आगे हम 97 की बात करें तो जिसमें CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, कोऑपरेटिंग सोशल वेयर ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
के 19 के 1 में जोड़ा गया, 19 के 1 के सी। आगे हम 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में देखते हैं, जो कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। रिप्लेस कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को बदलकर एनजेएसी कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया। आगे हम 100वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 के बारे में देखेंगे, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का आदान प्रदान किया गया। 101वें अमेंडमेंट एक्ट 2016 में किया गया, जिसमें कि जीएसटी को लगाया गया। 102वां अमेंडमेंट एक्ट 2018 में किया गया, जो कि एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय ग्रांटेड टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनाया गया। साथ में 103वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में किया गया, जो कि 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को दिया गया, जो कि जिसे EWS बोला गया। 10% का रिजर्वेशन EWS के नाम पे दिया गया। आगे हम 104वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखते हैं, जो कि 2020 में किया गया। ऊपर हमने देखा था कि इसमें कि एंग्लो इंडियन का सीट जो है वो ख़त्म कर दिया गया, इसमें ख़त्म कर दिया गया। एबोलिश्ड एंग्लो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सीट को ख़त्म कर दिया गया। और हम 105वें कॉन्स्टिट्यूशनल 2021 में किया गया, जो कि रिस्टोर द पावर ऑफ गवर्नर टू आइडेंटिफाई एंड सोशल एंड। इसके अंदर राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को, जैसे SEBCS बोला गया, अपनी सूची बनाने और पहचान की शक्ति को वापस की गई। SEBS। आगे हम 106वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देख लेते हैं, जो कि 2023 में किया गया, जिसके तहत 33% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है, लोकसभा में या फिर स्टेट असेंबली के अंदर भी। ये लागू होगा अगले चुनाव से। हाल ही में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 किया गया। थोड़े से हम ये तो हो गया मतलब ऑलमोस्ट ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। थोड़ा हम बिहार के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि 22 मार्च 1912 को बना था, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। राजधानी की बात करें तो पटना इसकी राजधानी है। वहीं CM नीतीश कुमार, डिप्टी CM मनोज सम्राट चौधरी, विजय कुमार। आगे हम सभी थोड़े राज्यों के सभी
मुख्यमंत्री के बारे में भी देख लेते हैं। बिहार के आसपास के जो जितने भी मुख्यमंत्री बिहार के आसपास के बॉर्डर जिस जिस राज्य का होता है उसके, हमने बिहार का देख ही लिया। जैसे यूपी का योगी जी हैं, वेस्ट बंगाल का ममता बनर्जी, वहीं झारखंड की बात करें तो हेमंत सोरेन, और बिहार के राज्यपाल तो हमने बता ही दिया था कि आरिफ मोहम्मद खान। हमने ऑलमोस्ट कर ही लिया है, तो अगर आपको सही लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, और आपको अगर अगला लेक्चर किस चीज़ पे चाहिए तो आप अवश्य बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री सबको मतलब वन शॉट करके ही, जैसे 2 घंटे 2.5 घंटे में सारा चीज़ कवर करा दिया जाए। तो आप एक बार अवश्य कमेंट करें और बता दें कि क्या क्या सारा चीज़ हो तो मैं कर दूँगा उसमें। एक बार आपको बाकी सारा चीज़ पढ़िए और आप क्वेश्चन आंसर लगाने का प्रयास करें। और आशा है कि आप लोग को समझ आई होगी चीज़ें, और तब तक के लिए थैंक यू। बाकी मिलेंगे हम अगर किसी और लेक्चर में। अगर आप लोग को सही लगा हो तो आप बताइएगा। जय हिंद।